इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। हमें एनर्जी क्राइसिस तो दिख रहा है, पर ये एनर्जी क्राइसिस एक डिस्गाइज सा है किसी और क्राइसिस का। कोई और बड़ी समस्या है जिसका एक सिम्टम हमें दिख रहा है। आर्टिकल का नाम है एन एनर्जी क्राइसिस इन डिस्गाइज। तो ये आर्टिकल अराउंड मई का है। इसमें ये बात शुरू ही होती है, सभी ने देखा होगा, ये बात जानी होगी कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे कुछ 7 डिमांड्स रखी थी, 7 अपील करी थी भारतीयों से। पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। उस टाइमिंग के अराउंड का आर्टिकल है और यहाँ पे कहा जा रहा है, जिसमें सब लोग देख रहे थे कि ईरान अमेरिका वॉर हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गई है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तेल के प्राइस बढ़ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस आ जाएगा, एलपीजी सिलेंडर महंगा हो जाएगा, मिलेगा नहीं, ये सब ने देखा था। उस आर्टिकल इस आर्टिकल के द्वारा उस समस्या पे एक टिप्पणी की गई है कि हमें एनर्जी क्राइसिस तो दिख रहा है, पर ये एनर्जी क्राइसिस एक डिस्गाइज सा है किसी और क्राइसिस का। कोई और बड़ी समस्या है जिसका एक सिम्टम हमें दिख रहा है, और वो समस्या क्या है उसको समझने के लिए हम इस आर्टिकल को और बेहतर पढ़ने जा रहे हैं। अ नेशन लाइक अ पर्सन कैन गो लॉन्ग पीरियड्स अवॉइडिंग व्हाट इट वुड प्रेफर नॉट टू नो अबाउट इटसेल्फ। हम अपने अनुभवों से इतना तो समझ ही रहे होंगे कि अगर हम कोई जानकारी अपने बारे में नहीं चाहते जानना तो उसको छिपा लेते हैं हम। यहाँ कहा जा रहा है कि किसी राष्ट्र पर भी यह बात एप्लीकेबल है कि अगर कोई बात हमारे लिए हमें अच्छी नहीं लग रही, चुभने वाली सी है, तो हम उसको छिपा सकते हैं। और इसमें कहा गया है द अवॉइडेंस इज रेयरली डेलिबरेट। एक बात कही, ऐसा नहीं कि वो चाह करके किया जा रहा है। ये जो छिपने की बात है वो मनचाही होने के बावजूद के बजाय इट इज बिल्ट इनटू द वेरी कैटेगरीज थ्रू विच द नेशन प्रोसेसेस इट्स ओन न्यूज। ये कहा जा रहा है ओन न्यूज माने राष्ट्र अपनी हाल खबर जिन खबरों के माध्यम से लेता है, सूचनाओं के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से, उनको जिस प्रकार हमने कैटेगराइज कर दिया है, वो स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है जिसके कारण अनडेलिबरेटली, न चाहते हुए भी, ये राष्ट्र अपनी एक बहुत जरूरी समस्या से आंख चुराए घूम रहा है। अब वो कैसे होता है? द इकोनॉमी ऑक्यूपाइज वन सेट ऑफ कॉन्वर्जेशंस एंड वन सेट ऑफ प्रोफेशनल्स। आप देखोगे कि न्यूज़पेपर में एक पूरा हिस्सा इकोनॉमी को देंगे और उसके अपने अपने विशेषज्ञ होंगे। द क्लाइमेट ऑक्यूपाइज अनदर। क्लाइमेट का आपको बिल्कुल अलग मिलेगा, वहां पे सिर्फ इकोलॉजी की बात हो रही होगी। द इनर कंडीशन ऑफ द सिटीजन इफ इट इज एग्जामिन्ड एट ऑल। पहली बात तो इनर कंडीशन जैसी कोई चीज, कोई स्लॉट होता नहीं, पर अगर हो भी रहा है, बिलोंग्स टू अ थर्ड डोमेन ऑफन डिसमिस्ड एज प्राइवेट और सॉफ्ट। अगर व्यक्ति के तल पे बात होगी भी तो उसे या तो कुछ हल्का फुल्का सा ट्रीटमेंट दे देंगे या बात नहीं होती है। तो ऐसी 3 कैटेगरीज हमने सीधे सीधे देख ली। These separations make ordinary public life manageable। जैसा आम आदमी जीता है, जीवन व्यतीत करता है, वो तो मैनेजेबल हो जाता है। जैसी जिंदगी आज हम चला रहे हैं उसमें बड़ा हिस्सा यही है कि हम इन सभी चीजों को सेपरेटली ट्रीट करके देखते हैं कि अच्छा, इकोनॉमी में मेरे लिए आज अच्छी खबर है कि बुरी खबर है, इकोलॉजी में मेरे लिए अच्छी है कि बुरी है, और इनर लाइफ में मैं क्या कर सकता हूं। इतना हम साथ चल रहे हैं, ठीक है। दे ऑल्सो मेक सर्टेन काइंड ऑफ सीइंग नियरली इम्पॉसिबल। लेकिन इसके कारण होता क्या है कि कुछ चीजें जो बहुत स्पष्ट रूप से दिखनी चाहिए उनको देख पाना लगभग असंभव हो जाता है। नाउ एंड देन, यूजुअली थ्रू अ स्मॉल पब्लिक मोमेंट इजिली मिस्ड, द कॉस्ट ऑफ दोज सेपरेशंस बिकम्स ब्रीफली विजिबल। तो ये आर्टिकल कह रहा है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्षण था जहां पे अपील की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। ये एक ऐसे स्मॉल पब्लिक मोमेंट्स में से है जो आसानी से मिस कर दिया जाता है, क्योंकि अभी आप जब आर्टिकल के साथ जाएंगे तो देखेंगे कि ये तो किसी ने कोई सोच ही नहीं सकता था उस पे। या तो सीधे सीधे सबने प्रधानमंत्री की निंदा की है या प्रशंसा की है, लोगों की शैली के बारे में बात की है, पर डेप्थ ऐसी नहीं किसी ने पकड़ी होगी। तो ये कहा जा रहा है ऐसे कुछ पब्लिक मोमेंट्स आते हैं जहां पे इस प्रकार देश के अलग अलग एस्पेक्ट्स को सेपरेट, विभाजित कर देने का हमें क्या खामियाजा मिलता है, ये देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ रघुवंश, नेक्स्ट।
सच अ मोमेंट अराइव्ड इन इंडिया दिस मंथ, ये मई की बात की जा रही है, आई थिंक 11 या 14 मई की खबर थी। व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर अपील्ड टू इंडियंस टू ड्राइव लेस, टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वर्क फ्रॉम होम वेयर पॉसिबल, डिले फॉरेन ट्रेवल एंड रिफ्रेन फ्रॉम बाइंग गोल्ड, he made a request that was reasonable, practical and entirely correct। यहाँ आर्टिकल ने सबसे पहले एक बात, एक सीधी बात कह दी है, इसमें कोई टाल मटोल नहीं रखी गई है कि जो रिक्वेस्ट की गई है वो आप आगे भी देखेंगे कि वो रीजनेबल है, प्रैक्टिकल भी है और बिल्कुल सही है। लेकिन उसके साथ हमने जो मिस किया है, इट वॉज ऑल्सो इन अ मोर फंडामेंटल सेंस एन इंडिक्टमेंट। अब इंडिक्टमेंट का मतलब होता है क्रिटिसिज्म, आलोचना, कुछ सही नहीं चल रहा है उसकी ओर इशारा करना। तो ये कहा जा रहा है कि अपील सही थी, उसको आप देखेंगे कैसे सही थी, उसके लिए हमारे पास बहुत स्पष्ट तथ्य मौजूद हैं। पर उसके साथ साथ ये किसी चीज के बारे में एक क्रिटिसिज्म भी था। वो क्रिटिसिज्म क्या था, आगे आते हैं। हाँ ठीक है, इसको आगे आगे कर लो। Not of citizens who decline to comply, not of a government managing an acute energy shock with limited instruments, but of the kind of society that requires such an appeal in the first place। यहाँ क्रिटिसिज्म पे हमें ध्यान देना होगा कि ये बड़ी शर्म की बात ऐसा नहीं है कि जो लोग प्रधानमंत्री ने कह दिया फिर भी लोग मान नहीं रहे, ये गलत क्रिटिसिज्म है इस बात का, ऐसा नहीं है। या सरकार हमारी इतनी इनएफिशिएंट हो गई है जो एक्यूट एनर्जी शॉक को बहुत कम रिसोर्सेज के साथ मैनेज कर नहीं पा रही या कर जैसे भी पा रही हो। ये क्रिटिसिज्म उस सोसाइटी का है जिससे पहल ऐसी अपील करनी पड़ी। और इसको अभी आर्टिकल दिखाएगा कि आप इतने इन्फॉर्म्ड होकर घूमते हो, हम सब इतने इन्फॉर्म्ड होकर घूमते हैं, पास कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर होती है, पर हमसे ये अपील करनी पड़ रही है। ऐसे हालत में देश और दुनिया है, ये एक इंडिक्टमेंट है, ये क्रिटिसिज्म इधर का है। Few moments in public life see the head of government essentially conceding that state instruments cannot do this work alone। ऐसा बहुत कम घटनाएं ऐसी दिखने को मिलती है जहां पे सीधे सीधे हेड ऑफ अ गवर्नमेंट आकर के बोल दे कि हमारे स्टेट तंत्र से ऐसा मैनेज हो पाना संभव नहीं है। तो द अपील इज एट वन लेवल एन एडमिशन ऑफ वेयर द एक्चुअल लिवरेज लाइज। लिवरेज, लीवर सिस्टम हम समझते हैं ना कि जहां पे थोड़ा सा वजन रखो तो ज्यादा काम किया जा सकता है। तो ये कहा जा रहा है कि एक्चुअली कहां पे समस्या लाई कर रही है और कहां पे जो बदलाव लाए जाएंगे तो काम हो सकता है। ये अपील कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बात को एक्नॉलेज कर जाती है, एडमिट करती है। नेक्स्ट, यहां तक ठीक चला है? ओके। अब बात आती है कि समस्या अगर कहा जा रहा है कि नहीं एनर्जी क्राइसिस ही बस नहीं है, कोई इतना तो सबको दिख रहा है। अगर प्रधानमंत्री किसी देश का आकर के बोल दे कि आप उपयोग कम करिए संसाधनों का, तो एनर्जी क्राइसिस तो है। पर आर्टिकल का पॉइंट है कि नहीं, एनर्जी क्राइसिस तो बहुत ऊपर दिखने वाली सतही समस्या है। असल में दिक्कत कहाँ है, वो दो डायरेक्शंस पे हमें दिख रहा है। वन इज इग्नोरेंस, पहला सीधे सीधे अज्ञान है, अशिक्षा है। द ऑर्डिनरी सिटीजन जेन्युइनली हैज नो आइडिया व्हाट हिज पेट्रोल कंजम्पशन कॉस्ट द कंट्री और द क्लाइमेट। जो आम भारतीय है उसको घंटा नहीं पता है, अगर मैं लूजली बोलूं, कि उसके पेट्रोल कंजम्पशन का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है या क्लाइमेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात इग्नोरेंस की है। दी अदर इज मोर अनकंफर्टेबल, दूसरी बात ज्यादा शर्मिंदगी की है, ज्यादा असहजता की है, ज्यादा चिंता की है। सम ऑफ वॉट नीड्स टू बी नोन हैज बीन एनकाउंटर्ड एंड सेट असाइड, heard and quietly filed away because genuinely absorbing it would require a reckoning with one's own habits that is harder than not absorbing it। यहाँ कहा जा रहा है कि बहुत हद तक ज्यादा अधिकांशतः तो बात यह है कि आम आदमी को नहीं रिलेट हो कर पाता कि मेरे इंडिविजुअल कंजम्पशन का इस राष्ट्र पर, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था पर और जनजीवन पर, क्लाइमेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। पर कुछ हद तक जो बात पता भी चली है, अनकंफर्टेबल चीज एक ये है कि उसे असाइड कर दिया गया है, जाना गया फिर भूला गया है। इसलिए क्योंकि अगर जिससे जाना गया उसे एडमिट कर लिया गया होता तो हमें अपनी आदतों का सामना करना पड़ता। एक प्रकार से एक शीशा हमें दिख जाता, जो कि आर्टिकल ये पॉइंट रख रहा है कि ज्यादा कठिन है एज कंपेयर टू उस बात को धीरे से भूल जाने के, कि हमने तो जाना ही नहीं कि वो ऐसी बात है।
तो पहला फेलियर कहा गया इट इज एजुकेशनल, कि आदमी को पता नहीं, ऐसी अवेयरनेस नहीं है। और हम अक्सर अवेयरनेस की बात करते हैं कि कोई समस्या है तो उसके लिए अवेयरनेस फैला दो, लेकिन ये पाया गया कि जिन्हें अवेयरनेस है भी, द सेकेंड इज अ फेलियर ऑफ इंटेंट। दूसरी इच्छा की कमी है, चुनाव की कमी है, कि हम चुनना ही नहीं चाहते कि हमें बदलना है। अगर हमें दिख गया कि हमारी हैबिट आड़े आ रही है, a society that was genuinely seeing would not have required this appeal because it would have already arrived through its own honest examination at the restraint the appeal is now requesting। तो पहला पॉइंट आर्टिकल का है कि अपील एकदम रीजनेबल है, पर इस अपील को पहली बात करने की जरूरत ही नहीं थी टॉप मोस्ट अथॉरिटी द्वारा। ये जिन लोगों के क्यूमुलेटिव कारण से बात उठ रही है, उन्हें अपने ऑनेस्ट एग्जामिनेशन से इस रेस्ट्रेंट पे खुद अराइव कर देना चाहिए था, कर जाना चाहिए था। तो ये अपील का उठना अपने आप में एक चिंता का विषय है, शायद हम सो रहे हैं। नेक्स्ट, द अपील इज रीजनेबल एंड करेक्ट, ये बात कैसे स्टैब्लिश हुई? ओके, हम इस पे आते हैं, अभी आगे आर्टिकल इस बात को क्लियर करेगा सब्सिक्वेंट पैराग्राफ्स में। इतना तर्क हम लेके चलते हैं ना कि जेब में जितना हो उतना ही खर्च करना चाहिए, ये बात ऑब्वियस है। What is actually at stake when the pump is filled or the jewelry counter visited? कहा जा रहा है कि जब जब पेट्रोल पंप में तेल भराया जाता है या जब जब ज्वेलरी के काउंटर पे जाया जाता है, तो असल में क्या दांव पे लगता है या असल में खर्चा कहां तक जाता है? The answer runs along two axes simultaneously, and the fact that those axes are so rarely held together reveals the full scope of what has gone unexamined। कहा जा रहा है कि दो बातें आपको दो दिशाओं में एक साथ इसकी बियरिंग दिखेगी, कि हर दिन जो चॉइस की जा रही है, एक चॉइस की गई तेल भराने की या सोने की दुकान पे जाने की, उसका प्रभाव दो डायरेक्शंस में लगातार पड़ता है, और उन दोनों डायरेक्शन को लगभग कभी एक साथ नहीं देखा जाता है। इससे पता लगता है कि हम एग्जामिनेशन से, अपने ऑनेस्ट एग्जामिनेशन से, कि हम क्या कर रहे हैं, इससे कितना बच रहे हैं, कितना दूर हैं, और फिर उसकी बियरिंग दिखाई देती है। नेक्स्ट, द टू एक्सिस ऑफ अ सिंगल फेलियर, जो बात कही गई कि ये इंडिविजुअल चॉइस किन दो दिशाओं में भागती है, उसका पहला कंपोनेंट जो इकोनॉमिक कंपोनेंट है उस पे हम आते हैं। और ये थोड़ा इजियर है समझना, कि आप सीधे सीधे समझ सकते हो कि हर आदमी कुछ करेगा तो पूरा देश पे वो प्रभाव पड़ेगा, ये हर कोई थोड़ा बहुत बात समझता है। पर आयरोनिकली इस आर्टिकल में ये बात समझाना थोड़ा कठिन था, इसको थोड़ा ध्यान से चलिएगा, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे वो इकोनॉमिक्स के बैकग्राउंड से नहीं होंगे, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा, और ना समझ में आए तो चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। The economic axis is the easier one to trace। कहा गया कि इकोनॉमिक्स को अगर हम मोटे मोटे तौर पे हमको टर्म समझ में आ जाएं, तो हम इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ, एक इंडिविजुअल की चॉइस का पूरे कंट्री लेवल पे क्या प्रभाव पड़ता है, और कैसे एक हद तक प्राइम मिनिस्टर की जो रिक्वेस्ट थी वो रीजनेबल है। इंडिया स्पेंट $134.7 billion on crude oil alone in the financial year ending March 2026। अब फाइनेंशियल ईयर से आप समझ सकते हैं कि मार्च इधर 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक एक फाइनेंशियल ईयर चलता है, तो 2026 का फाइनेंशियल ईयर था 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक। तो उसके बारे में डेटा दिया है कि भारत ने इस दौरान क्रूड ऑयल पे, जो मोटे तौर पे ट्रांसपोर्ट के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, जितनी इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है, उसके लिए कुछ ही आंकड़ा दिया है, 134.7 बिलियन करोड़ खर्चे थे। With combined fossil fuel imports forming the single largest component of our national import bill totaling $775 billion। अब बहुत परेशान मत होइएगा डेटा को लेकर के, $775 बिलियन बताया जा रहा है कि भारत ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 पूरे साल में इतने रुपए की चीजें इंपोर्ट करी हैं, अलग अलग देशों से खरीदी गई हैं, जिसमें से $134.7 बिलियन केवल और केवल क्रूड ऑयल पे खर्चा गया है। ये परसेंटेज में आप जब जाओगे तो पूरे का करीब 17.4% है। ये एक डेटा हुआ, ठीक है। इसी को मैंने टेबल के थ्रू समझाया था, पर मैं थोड़ा डर रहा हूँ कि नेटवर्क कनेक्शन ना फ्लक्चुएट कर जाए, इसलिए बहुत स्विच नहीं करा रहा। द कंट्री इंपोर्ट्स रफली 87% ऑफ द क्रूड इट कंज्यूम्स। डोमेस्टिक प्रोडक्शन मीट्स बेयरली 1/8 ऑफ डिमांड। तो अभी हम पेट्रोल की चीज पे आ रहे हैं।
पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल आ रहा है वो पहले नंबर पे हम टोटल जितना इंपोर्ट करते हैं उसका 17 से 18% है। और आप और फॉसिल फ्यूल्स को अगर मिला दोगे पेट्रोल के अलावा तो करीब ये 22% हो जाता है। ठीक है, जो कि मैक्सिमम है। वही जो कह रहा है कंबाइंड फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट्स सिंगल लार्जेस्ट कंपोनेंट है हमारे नेशनल इंपोर्ट बिल के। फिर जितना हमारी पेट्रोल की डिमांड है उसका बस 1/8 ऐसा है जो हमारे डोमेस्टिक सप्लाई से आता है। हमारे यहाँ ऐसी ऐसी ऑयल के सप्लाईज हैं, ऐसे रिजर्व्स हैं। अदरवाइज बाकी सारा 87% उसका हमें इंपोर्ट करना पड़ता है गल्फ कंट्रीज से और दूसरे देशों से। ये आंकड़ा है हम कितना डिपेंडेंट हैं अपनी पेट्रोल नीड्स के लिए बाहर। और यानी इससे सीधे सीधे पता चलता है कि अगर देश को जरूरत बढ़ेगी तो हमें आयात करना ही पड़ेगा, माने इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। इतना डेटा क्लियर है? किसी को ना क्लियर हो तो थम्स डाउन भी होता हो कर दे या लिख दे। फिर इसके ऊपर लिखा है कि एवरी व्हीकल ऑन द रोड, एवरी इंडस्ट्रियल फर्नेस बर्निंग डीजल, एवरी फ्लाइट टेकिंग ऑफ फ्रॉम एन इंडियन एयरपोर्ट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आउट ऑफ द कंट्री एंड इनटू द अकाउंट्स ऑफ ऑयल एक्सपोर्टर्स। अब ये सीधा गणित दिख रहा है ना कि अगर 1/8 ही इंडिया में बना है तो यानी हर बार जब इनमें से कुछ भी किया जा रहा है, चाहे गाड़ी चल रही है रोड पे, चाहे इंडस्ट्री में डीजल जल रहा है, चाहे किसी दूसरे देश में फ्लाइट करी जा रही है, इस पूरे में हमने बाहर से उसका फ्यूल खरीदा है। मतलब कि किसी बाहरी को हम पैसे दे रहे हैं और इसको फॉरेन एक्सचेंज का ट्रांसफर कहा गया है। अभी इसकी भी मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको क्लियर करूंगा। इतना क्लियर है कि हर परचेज, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हो रही है जो फ्यूल को इन्वॉल्व कर रही है तो जनरली आप कह लो 8 में से 7 बार उसका हम पैसा कहीं बाहर दे रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द करेंट अकाउंट डेफिसिट। अब अगर रघुवंश आप करेंट अकाउंट डेफिसिट वाला दिखा सको, स्लाइड इसके पीछे होगा, आप सर्च करो, मैं तब तक समझाता हूं लोगों को। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि एक साल में एक देश ने कितना इंपोर्ट किया वर्सेस कितना एक्सपोर्ट किया। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, आप कह सकते हो। तो जैसे एक आदमी कमा रहा है, उसने 10,000 रुपए कमाए और 12,000 रुपए उसके महीने के खर्च में लग जाएं, तो उसको 2,000 रुपए का डेफिसिट हो गया। ये समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से किसी देश का करंट अकाउंट डेफिसिट होता है किसी साल में कितना एक्सपोर्ट किया गया और उससे कितना ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ा। ठीक, इंपोर्ट हम जनरली फॉसिल फ्यूल्स करेंगे, क्रूड ऑयल करेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे। एक्सपोर्ट में हमारे पास कुछ ऐसे सामान होंगे जो हमारे यहाँ बनते हैं एक्सेस में। तो ये कहा जा रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जितना हमने कर दिया उसके बावजूद इंपोर्ट्स थोड़ा ज्यादा जो निकले वो डेफिसिट है। यहां कहा जा रहा है द करेंट अकाउंट डेफिसिट मूव्स इन नियर लॉक स्टेप विद द ग्लोबल प्राइस ऑफ क्रूड। ये थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। अब भारत की कंडीशन ये बताई जा रही है कि जब जब दुनिया में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तब तब इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। अब ये बात ऐसे उसको लॉक स्टेप कहा जा रहा है कि बिल्कुल ताल से ताल मिला के चलता है, क्योंकि ऐसा हुआ कि एक्सपोर्ट तो किसी ओवरनाइट बढ़ नहीं जाएंगे इंडिया के, और इंपोर्ट हम मैक्सिमम अपनी सप्लाई का, अपनी डिमांड का करते हैं बाहर से। तो जैसे ही दाम बाहर बढ़ा वैसे ही हमको खर्चा ज्यादा करना पड़ेगा और इस तरीके से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। ये बात सबको समझ में आई? और प्लीज इसको मिस मत करिएगा कि ये बोरिंग जा रहा है, हमको इकोनॉमिक्स पढ़ाने लग गए। ये अभी बात बहुत तगड़ी समझ में आएगी, बने रहिएगा साथ साथ। आगे एक और बात कही गई, विद द ईरान वॉर हैविंग ड्रिवन ब्रेंट पास्ट $109 पर बैरल, CRISIL has now projected the CAD to widen to 2.2% of GDP in financial year 27 up from an estimated 0.8% in financial year 26। तो फाइनेंशियल ईयर्स वाला मैंने आपको समझाया था कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है। 1 अप्रैल 25 से 31 मार्च 26 तक फाइनेंशियल ईयर 26 था। वहां पे जो हमारा CAD था यानी करंट अकाउंट डेफिसिट, वो था देश की अर्थव्यवस्था का 0.8%। माने पूरी इंडिया की अगर GDP, कोई हैंड रेज कर रहा है, कौन है? तब तक मैं समझाता हूं। फाइनेंशियल ईयर 27 का
ये अब क्रिसिल एक ऐसी आप कह सकते हो इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इकोनॉमिक्स के मामले में प्रोजेक्शंस देती है, ऐसे आप मान सकते हो कि इकोनॉमिक्स के मामले में प्रोजेक्शंस देने वाली बॉडी है कि क्या कैसा होगा, देश की जीडीपी कैसी होगी, महंगाई कैसी जाएगी, रुपए की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में कैसी होगी। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो 2026 का डेटा था, इंडिया की जीडीपी अराउंड 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स है, उसका 0.8% हमारा सीएडी था, अकाउंट डेफिसिट था। इतना हमको, हमारा एक्सपोर्ट कम था हमारे इंपोर्ट से, और इंपोर्ट में मैक्सिमम 22% तेल था। यहां तक साथ चल रहे हैं। ये तब था जब यूएस ईरान वॉर नहीं हुआ था, तब डॉलर, ये जो 109 रुपए पर बैरल, डॉलर पर बैरल कीमत बताई जा रही है, ये कीमत करीब $85 पर बैरल थी तेल की। तो तब हमारा अकाउंट डेफिसिट में था, तभी हमको इंपोर्ट ज्यादा करना पड़ रहा था, और करंट अकाउंट डेफिसिट 0.8% का था। पर इकोनॉमिस्ट इसे कहते हैं कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए एक सेफ मार्जिन है, कोई इतनी दिक्कत की बात नहीं है। अभी मैं कुछ स्लाइड्स हम ग्रुप पे भी भेज देंगे जो मैंने थोड़ा पढ़ाई करी थी इसके लिए। जब तेल के दाम बढ़े हैं तो ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स काम कैसे करती है। मान लीजिए हमारे यहाँ पे तेल मंगाना है, तो तेल कोई आम आदमी तो ऑर्डर करता नहीं है कि मुझे, मेरे लिए सऊदी अरब से इतना तेल ले आना, मेरे लिए इतना ले आना। कंपनीज होती हैं, भारत पेट्रोलियम, जियो, रिलायंस एक्सेट्रा, सॉरी जियो नहीं, रिलायंस, ये लोग ऑर्डर करती हैं। इंडियन बिजनेसमैन के पास पैसे आते हैं रुपए में, और जो सऊदी अरब की कंपनी है जिसको तेल देना है, वो पैसे मांगती है डॉलर में। तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट आता है कि किसी भी देश में, मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ पे आरबीआई काम करता है। आरबीआई के पास बहुत सारे डॉलर्स होते हैं जो कि आते हैं हमारे एक्सपोर्ट से। हमने एक्सपोर्ट किया सामान, उसमें लोगों ने, दूसरे देश के लोगों ने उसको डॉलर में पैसा दिया। फिर हमारे देश के जो प्रवासी भारतीय एनआरआई हैं वो कमाते हैं, वो भेजते हैं यहाँ पे, दूसरे देश के लोग इंडिया में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसके तहत कुछ डॉलर्स आते हैं। उस डॉलर को यहाँ का बिजनेसमैन पहले रुपए देके खरीदता है। आप लगातार सुनते होंगे ना कि रुपए की कीमत डॉलर के अगेंस्ट गिरती जा रही है, पैसे, रुपए की कीमत कम हो रही है, सुनते हैं। तो उसका ये मतलब होता है कि लाइक दूसरी तरफ यूएई की कंपनी ने कहा कि नहीं, अब हम तेल महंगा देंगे, आपको $80 में देते थे, अब $109 में देंगे। और भारत के पास जितना मार्केट में डॉलर थे वो तो फिक्स्ड हैं, पर अब एक एक बिजनेसमैन को उतना ही तेल मंगाने के लिए जितना उसने पिछले साल मंगाया था, इस साल उतना तेल मंगाने के लिए ज्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे। पर बैरल प्राइस डिक्रीज्ड इन रीसेंट डेज। एक मिनट, सौरभ क्या कह रहे हैं? पर बैरल प्राइस डिक्रीज्ड इन रीसेंट डेज बट पेट्रोल एंड डीजल प्राइस डिडंट डिक्रीज फॉर पीपल। हाँ सौरभ, उस पर तो हम आएंगे ही, पहले तो इंक्रीज की चल रही है बात कि पर बैरल प्राइस इंक्रीज हुआ है। ईरान में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ है तो उसके चलते जो दुनिया भर में तेल का दाम था वो बढ़ गया है। तो उतने कोई सीधी गणित अगर ना समझो, उसमें सरकार कोई इंटरवेंशन नहीं कर रही है, आम आदमी के लिए सब्सिडी नहीं ला रही है, कुछ नहीं कर रही, तो दाम कैसे बढ़ेगा इंडिविजुअल के लिए, वो अभी थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंपनी वाले को, तेल की कंपनी वाले को अगर उतनी ही खपत के लिए देना है जितना पिछले साल उसने तेल मंगाया था, उसके लिए उसको ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। पर भारत के आरबीआई में डॉलर कम है, मार्केट में डॉलर कम है, तो उसको खरीदने की जब होड़ मचेगी, जैसे इसको डॉलर आप हटा दो, डॉलर में दिमाग थोड़ा फंस रहा होगा, बाजार में जितने दिन आलू ज्यादा होता है उतने दिन सस्ता होता है कि महंगा होता है? सस्ता होता है। और जब जब आलू कम हो जाता है बाजार में तो सीधी सी बात है, महंगा हो जाता है। तो ऐसे ही डॉलर आप समझ लीजिए कि अब डॉलर ज्यादा चाहिए उतने ही तेल को लाने के लिए, तो इंडियन बिजनेसमैन को ज्यादा रुपए खर्चने पड़ते हैं। इसको कहा जाता है कि $1 के लिए रुपए की कीमत ज्यादा हो गई है, पैसा कमजोर हो गया अगेंस्ट द डॉलर। तो तेल के दाम बढ़ने से ऐसे डॉलर के प्राइस, रुपए के प्राइस घटने की बात आती है। ये मोरलेस आपको इसका इकोनॉमिक समीकरण मैं अभी तक समझा रहा था। तो उसको ही कहा गया कि जो क्रिसिल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसने प्रोजेक्ट किया कि पिछले साल जितना हमारा डेफिसिट था उससे ज्यादा अगले साल होने वाला है, और वो अराउंड 3 गुना बढ़ने वाला है, 0.8% से 2.2% जाने वाला है। और ये एक अलार्मिंग रेट होता है। हाँ, सस्ता महंगा, सही है हर्षित, ठीक बता रहे हैं। ये एक अलार्मिंग रेट होता है किसी इकोनॉमी के लिए, किसी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए, जहां पे उसका टोटल जो करंट अकाउंट डेफिसिट है। अच्छा, 3 मिनट हो गए इस वाले पे, इसमें चाहिए समय, अगर मैं नहीं समझाऊंगा तो आप लोग के ऊपर से निकल जाएगा, भाग जाओगे आप लोग। करंट अकाउंट डेफिसिट
किसी देश का अगर 2.2 पहुंच जाता है तो उसके लिए ये खतरे की बात है। और उस केस में ऐसा होता है, फिर आप ये समझते हैं ना, फॉरेन रिजर्व आते हैं हमारे पास, फॉरेन रिजर्व्स होते हैं कुछ, आरबीआई या कोई कोई सेंट्रल बैंक जो होता है वो अपने पास कुछ पैसे इकट्ठा रखता है, कुछ गोल्ड, कुछ इन्वेस्टमेंट्स रखता है जिसको वो इमरजेंसी के समय पे यूज करते हैं। तो जब जब कहते हैं ना पैसे की कीमत जब गिरने लगती है तो उनको आरबीआई को यूज करना पड़ता है। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि घर में पहले से कोई पूंजी रही हो, मान लीजिए खेत रखा हो किसी ने, या पहले से कमा करके पैसा रखा हो, जब बिजनेस खराब चल रहा हो तो वो यूज करना पड़ता है। इस एनालॉजी से समझिए कि ऐसे फॉरेन रिजर्व इंडिया के कम हुए हैं। अब ये पूरा पैराग्राफ आई थिंक थोड़ा आसान होगा आपको समझना। द करेंट अकाउंट डेफिसिट मूव्स इन नियर लॉक स्टेप विद द ग्लोबल प्राइस ऑफ क्रूड। ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब जब क्रूड के दाम बढ़ते हैं तो सीएडी हमारा बढ़ने लग जाता है। उसका रीजन ये है कि हम इंपोर्ट पे हैविली इंपोर्ट डिपेंडेंट है हमारा पूरा फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जैसे बढ़ेगा वैसे ही, चूंकि 22% के अराउंड है तो हमारा बढ़ जाएगा सीएडी। विद द ईरान वॉर हैविंग ड्रिवन ब्रेंट, ब्रेंट एक टाइप ऑफ क्रूड आप कह सकते हो, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है क्रूड ऑयल का, past $109 per barrel. CRISIL has now projected the CAD to widen to 2.2% of GDP in financial year 27, up from an estimated 0.8% in financial year 26, nearly a tripling in a single year. एक साल में 3 गुना। India's merchandise trade deficit widened to $28.4 billion in April 2026 alone, with the overall import bill rising 10% year on year as crude cost surged. अब इसमें सब में केवल इतनी बात कही जा रही है, किसी का बहुत देर से आया सस्ता एंड महंगा। अंडरडॉग म्यूजिक है कौन, प्लीज नाम तो बताइए अपना। इसमें ये सारी चीजें ही कही जा रही कि जैसे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा उसका एक असर आपको टोटल डेफिसिट में दिखा। इकोनॉमिक पैरामीटर है, ओके ओके कोई बात नहीं, एक इकोनॉमिक पैरामीटर है ये भी, जो मर्केंडाइज इंपोर्ट ट्रेड डेफिसिट है कि हमने कितना सामान बेचा वर्सेस कितना सामान हमको लेना पड़ा। इस मामले में भी हमारा डेफिसिट पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया। अप्रैल 2026 में ही $28.4 बिलियन का हो गया। और ये कहा जा रहा है कि ईयर ऑन ईयर अगर आकलन किया जाए पिछले साल के कंपैरिजन में अभी, तो टोटल हमको इंपोर्ट पे जितना पैसा एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा है वो 10% है। ये सारे बात इसलिए बताई जा रही है कि कभी कभी कह दिया जाता है देखिए ये वाला स्टैट असली बात नहीं बता पा रहा है। यहाँ पे 3 तरीके के पैरामीटर्स दिखाए गए, तीनों ये बता रहे हैं कि क्रूड ऑयल का प्राइस राइज करते ही इंडिया की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ा है और सीरियस प्रभाव पड़ा है, क्योंकि इंडिया हाईली इंपोर्ट डिपेंडेंट है इन केस ऑफ तेल आप कह सकते हैं, क्रूड ऑयल। और इसमें आप किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, किसी पॉलिसी को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल इज अ नेचुरल रिजर्व। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये सरकार की पॉलिसी में गलती हो गई है। वैसे आप बहुत जाके एक्सट्रैक्शन करने लेंगे तो उसका इकोलॉजिकल बियरिंग अलग होगी, जो अभी से भी और डिजास्टर्स होगी, तो उसको तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ले दे करके हम ऐसे एक डेडलॉक में फंसे हुए हैं। ये डेडलॉक समझ में आया आपको? ओके, एक और बात कही गई, इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसकी मैं बात कर रहा था कि पहले से आपके पूंजी रखी हो जैसे, हैव डिक्लाइंड बाय रफली $40 बिलियन इन द मंथ सिंस द ईरान वॉर बिगेन, ड्रिवन सब्सटेंशियली बाय द नीड टू मैनेज करेंसी वोलेटिलिटी रूटेड इन एलिवेटेड इंपोर्ट कॉस्ट। वही बात कही जा रही है कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़े, उससे रुपी का कॉस्ट वोलेटाइल हो गया। उस वोलेटिलिटी को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने, जिससे डॉलर के कंपैरिजन में पैसा कुछ टिका रह जाए, उसके लिए जो हमारे रिजर्व्स थे उसको कम होना पड़ा, और वो ठीक ठाक $40 बिलियन कम हुए हैं। और ये तब है trading around ₹96 and making it Asia's worst performing major currency, with the central bank repeatedly intervening to arrest the fall। मतलब लगातार आरबीआई प्रयास कर रहा है कि किसी तरीके से रोक दिया जाए और न गिरे और न गिरे। इसके बावजूद भी एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग मेजर करेंसी है रुपया, इंडियन रुपी। ये इंडिया का क्राइसिस दिख रहा है कि इकोनॉमिकली हम कहां पहुंच गए हैं इंपोर्ट क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने से। केवल क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा है और इकोनॉमी में कहीं कोई ऐसा परिवर्तन नहीं आया है। अच्छा, इसके साथ साथ दूसरा पक्ष, अभी आपको प्रधानमंत्री की डिमांड में जो पहला तेल रिलेटेड दिखा था, अब गोल्ड रिलेटेड दिखेगा। और प्लीज अभी जितने लोग जुड़े हैं वो ऐसा ना सोचे कि कोई सरकारी कार्यक्रम चल रहा है जहां हम जस्टिफाई करने आए हैं कि कैसे वो नीड बड़ी जरूरी है, वो अपील जरूरी है। इस बात को पूरा ठीक से समझिएगा, तब आपको बात समझ में आएगी कि हम और गहराई में क्या कहना चाह रहे हैं।
और सौरभ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इतना कुछ आरबीआई ने किया, उसके बावजूद भी $1 की कीमत 96 रुपए है, इतना नीचे पैसा जा रहा है। तो इसमें सिर्फ इकोनॉमिक नीतियों को, सरकार को टारगेट कर देने से समाधान मिल नहीं जाएगा। समस्या को पहले पूरा हम समझ लेते हैं कि वो लाई कर कहाँ रही है, ये प्रयास है। तो पूरा प्रयास किया आरबीआई ने, फिर भी दिक्कत हुई। अच्छा, इंडिया इज साइमल्टेनियसली, अब एक देश ऐसा है जिसका इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो जाने के कारण उसके देश के करेंसी की कीमत गिर रही है, वहां पे ट्रेड डेफिसिट आ रहा है, वहां पे महंगाई होने के चांसेस हैं, और वही देश क्या कर रहा है? इंडिया इज साइमल्टेनियसली द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड, spending a record $72 billion on the metal in financial year 2025-26, adding a further substantial drain on foreign exchange for what is primarily a consumption and status purchase. अब ये हमें समझना पड़ेगा कि वही देश जहां पे ये क्राइसिस आ रहा है, वो देश लगा हुआ है गोल्ड खरीदने में, और वो सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का, और इसमें लगातार इंपोर्ट ही जा रहा है, इंपोर्ट मनी ही जा रहा है, क्योंकि बाहर से आ रहा है। और ये उस देश का हाल है जहां पे गोल्ड, आप सब इस बात को एग्री कर रहे होंगे कि ये स्टेटस का सिंबल है। और किस लिए हम गोल्ड रखते हैं? कुछ कारण हो सकते हैं किसी के कि हाँ मंदी आने वाली है तो ये स्टेबल रहेगा, वो एक पहलू हो सकता है, पर अधिकांशतः अगर पूरा देश लगातार लगा हुआ है सोना खरीदने में, तो सोना हमारे पूरे जीवन शैली में आखिर कहाँ आता है? आप जरा टाइप करके बताएं। इन्वेस्टमेंट इज द मेन रीजन इन इंडियन हाउस होल्ड साइकोलॉजी। इन्वेस्टमेंट का कारण है, पर गोल्ड हम अपने रोज के दिनचर्या में, रोजमर्रा में जो मिडिल क्लास का इंसान है, मैरिजेस की बात की गई, ज्वेलरी की बात करी गई, मिडिल क्लास का इंसान उसमें भी लगा हुआ है। और ये आंकड़ा हम झुटला नहीं सकते हैं, क्योंकि इंडिया सेकेंड बिगेस्ट इंपोर्टर है गोल्ड का, जिससे फर्दर सब्सटेंशियल ड्रेन हो रहा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज का। टुगेदर crude oil and gold account for a structural vulnerability in the current account, built not out of industrial necessity alone but of two deeply entrenched habits of a society that has not asked what drives them. अब बात को हम, एक तरीका है कि हम इस पूरी समस्या पे सबको कोस लें, तख्ता पलट कर दें, सब कर डालें और खोजें समाधान कहाँ मिला कि नहीं मिला। और दूसरी बात ये है कि जरा हम अपना भी आकलन कर लें, खरीदार कौन है, खरीदार क्यों खरीदारी कर रहा है, इसको देख लें। तो ये कहा जा रहा है कि ये दोनों चीजें, क्रूड ऑयल हो चाहे गोल्ड खरीदा जा रहा हो, ये एक स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी है। स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी माने क्या? पूरा स्ट्रक्चर इकोनॉमिक्स का ऐसा है कि हमको गोल्ड चाहिए हो चाहे तेल चाहिए हो, मिलेगा बाहर से ही। तो जब भी ज्यादा चाहिए होगा या उसकी प्राइस अगर बढ़ेगी, या ऐसा हुआ एक की प्राइस बढ़ गई और दूसरे को हमने उतना ही डिमांड में रखा, तो हर बार हमको इंपोर्ट में लोड आना ही आना है, वो करंट अकाउंट में आएगा ही। और फिर कहा गया कि एक बात होती है इंडस्ट्रियल नेसेसिटी, कि किसी देश को विकसित होने के लिए जरूरत हो कुछ रिसोर्सेस की, तेल कुछ हद तक उसमें आता है। लेकिन गोल्ड के बारे में आप जाके पढ़ेंगे तो उसे डेड रिसोर्स कहते हैं, जो जाकर के लॉकर्स में बंद हो जाना है। जो इकोनॉमी के मोबिलिटी में, मैं करेक्ट टर्म हो सकता है ना यूज कर रहा हूं, मैं लूजली बोल रहा हूं, इकोनॉमी के मोबिलिटी में वो रोल नहीं प्ले करता है, बल्कि एक लोड डालता है इकोनॉमी पे। और ये बात निकल के आती है हमारी सोसाइटी की एक डीपली एंट्रेंच्ड हैबिट है। हम लगातार कुछ करते जा रहे हैं बिना पूछे कि हम वो क्यों कर रहे हैं। हम जो करना चाह रहे हैं वो इच्छा कहां से आ रही है जाने बिना। The ordinary citizen filling his car and picking up a gold chain for the festival season has not been told that these two habits together constitute a structural national liability. यहाँ पे बात इंडिविजुअल पे लाई जा रही है कि जो आम आदमी है, जो लगातार अपना, अब अभी मत चढ़ जाइएगा इस बात पे कि हाँ हमें काम पड़ता है, काम है इसलिए तेल भराया जा रहा है। अभी बात थोड़ा आगे तक ले जाएगा, फिर दिखेगी बात की अकाउंटेबिलिटी कहाँ आती है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एक्चुअल बैलेंस शीट कहाँ आ रहा है। तो जो आम आदमी है, हम इस पे आम आदमी को छूट तब दे सकते थे अगर उसने सब कुछ जांचा परखा होता और फिर वो कह रहा होता नहीं मेरी नीड है और मैं कर रहा हूँ।
हमें ये दिखेगा अभी कि इस पूरे में ना तो आम आदमी को इकोनॉमी का ख्याल है, पता है, ना ही इकोलॉजी का पता है, और उसके बावजूद भी वो कर रहा है। तो जितने दिन वो चीज चल जाती है उतने दिन भी रैंडमली चल रही थी, और जब नहीं चल रही है तो भी उसके अज्ञानवश ही नहीं चल रही है। तो आम आदमी को इस बात का नहीं पता है कि जब वो तेल भरा रहा है, आम आदमी आखिर करे तो करे क्या। आगे आते हैं इस पे, पहले समस्या तो आम आदमी समझ ले। सबसे पहला काम आम आदमी इतना कर ले कि समस्या समझ ले, अदरवाइज उसको बेवकूफ बनाता जाया रहेगा। उसको समस्या कहीं और दिखाई जाएगी कि ये कर लो तो सही हो जाएगा, वो कर लो तो सही हो जाएगा। तो ऑर्डिनरी सिटीजन फिलिंग हिज कार एंड पिकिंग अप अ गोल्ड चेन फॉर द फेस्टिवल सीजन हैज नॉट बीन टोल्ड कि ये जो दो आदतें हैं ये मिला करके एक देश के ऊपर स्ट्रक्चरल लाइबिलिटी लाती हैं, कि ये बाय डिफॉल्ट बाय इट्स स्ट्रक्चर ही लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब जब आपकी कमाई आपके खर्च से कम पड़े या खर्चा आपका कमाई से ज्यादा हो जाए। ही डज नॉट नो व्हाट करंट अकाउंट डेफिसिट मीन्स, उसे नहीं पता। इग्नोरेंस वाली एक बात आई कि ये देश पे क्या इसका डेफिसिट पड़ रहा है। ही डज नॉट नो दैट ट्रेड डेफिसिट, रुपी वीकनेस, इन्फ्लेशन एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स आर इन लार्ज पार्ट डाउन स्ट्रीम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कलेक्टिव कंजम्पशन चॉइसेस। यहाँ पे कहा गया है कि आम आदमी इस बात से बेखबर है कि ये जितने डेफिसिट्स आ रहे हैं, पैसे की कीमत गिर रही है, इसमें बहुत हद तक उसकी जिम्मेदारी है आम आदमी जो चुनाव करता है भोग के लिए। यहाँ पे नीड नहीं कहा गया है, कंजम्पशन चॉइस कहा गया है, भोगने की बात करी गई है। He behaves as though the economy happens to him, not as something he produces with every transaction. यहाँ पे ये आर्टिकल बहुत जोर दे करके, बहुत चोट दे करके एक एक धारणा को खत्म करना चाहता है कि इकोनॉमी कोई ऐसी स्टैटिक चीज नहीं है जो आपके पास आ जाती है और आप उससे सेपरेट है। लगातार हमारे हर चॉइस से हमारी इकोनॉमी बन रही है, हमारा एक एक ट्रांजैक्शन इकोनॉमी को बनाता है। और यहाँ पे बात आएगी कि आम आदमी क्या कर सकता है। यहाँ तक हम साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने सुना था कि पहले एक्सेस के बारे में हम लोगों ने बात किया था इकोनॉमी के बारे में कि उसका हमारा फाइनेंशियल क्या पड़ता है इफ़ेक्ट। ये जो दूसरा एक्सेस है ये बात करता है कि हमारे पर्यावरण, हमारे इन्वायरमेंट, हमारे बाकी आसपास के में क्या पड़ता है इफ़ेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड एक्सेस पॉइंट्स इन द अदर डायरेक्शन टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, द ग्लेशियर्स, द स्पीशीज रजिस्टर्स एंड द सी। तो इसमें यहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आइस ग्लेशियर्स के बारे में बात की गई है, बायोडाइवर्सिटी जो स्पीशीज़ हैं हमारे वाइल्ड एनिमल्स उनके बारे में बात की गई है, और सी के बारे में बात की है, सी समुंदर, ओशंस। फिर आते हैं, बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगैन इन द मिड 18th century, the concentration of carbon dioxide in the Earth's atmosphere had held stable at approximately 280 parts per million for nearly 6,000 years of recorded human civilization. तो यहाँ पर ये बात करता है 18th century या फिर 1700s के टाइम में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब फैक्ट्रीज खोली गई और मशीनों का इस्तेमाल ज़्यादा शुरू हुआ, तब उससे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में थी उसको कहा गया 280 पार्ट्स पर मिलियन। यहाँ पर पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि अगर एक भाग है उसको हम 1 मिलियन या फिर 10 लाख पार्ट यूनिट्स को का ठीक करें। है, कंसर्न यूनिट्स रहने दीजिए, आप आगे बढ़िए। मतलब जी एक सर। आमतौर पे समझ रहे होंगे ना कि वातावरण में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम ऐसे मेजर करते हैं पीपीएम में। तो पहले वो वैल्यू 280 पीपीएम थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले पहले, और वो हजारों साल से वो मोर और लेस स्टेबल थी। एक आइस एज जब खत्म हुई थी उस समय बहुत सारी आइस पिघली थी तो CO2 बढ़ा था, पर वो चेंज भी करीब 1000 साल में आया था। उसके अलावा लगातार लगभग वातावरण में नेचुरल साइकिल से कॉजेज से जो CO2 रही है वो मोर और लेस स्टेबल रही है, जिसपे सारी प्रजातियां फली फूली हैं। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ वो कंचन बताएंगी। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद इट नाउ स्टैंड्स एट 430 ppm, दैट इज अ 54% इंक्रीज occurring at a pace roughly 100 times faster than any previous natural transition. तो इसमें बताया गया कि हमारे ह्यूमन इंटरवेंशन और फैक्ट्रीज फॉसिल फ्यूल के यूज़ से
जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इतना बड़ा है, मतलब 100 टाइम्स बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हुआ है। फिर उसके बाद फॉसिल फ्यूल कंबशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ड्यूरिंग दिस चेंज। तो इसमें ये कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंक्रीज हुआ है, जो एमिशन हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का इस पीरियड में, वो 90% हुआ है फॉसिल फ्यूल के कंबशन से, जो हमारा पेट्रोलियम, डीजल, ये सारे प्रोडक्ट्स हो गए, उसकी वजह से, यूज़ करने की वजह से हुआ है। Average global temperatures have risen approximately 1.5 degrees Celsius above the pre-industrial baseline. Sea levels are rising. इसमें कह रहे हैं कि जो हमारा एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ गया है। इससे क्या होता है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट दिखाई देता है, जहाँ पर वार्म एरियाज हो गए, जो आइस ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने लगते हैं, तो उससे जो हमारा समुद्र का स्तर है वो भी बढ़ता है। नेक्स्ट स्लाइड। एक मिनट, थोड़ा मैं ऐड करूंगा इसमें। अब एक तरफ हमने देखा था, पहली बात करी गई कि हर इंडिविजुअली है जो पेट्रोल कंज्यूम कर रहा है, उसी के कंजम्पशन के लिए पेट्रोल आता है, तो उसका एक हमने इकोनॉमिक बियरिंग देखा कि वो बात सारी इंपोर्ट से रिलेटेड है, तो देश की इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है, फिर महंगाई आएगी, पैसे की कीमत घटेगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जितना जो कुछ हम पा रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा है, ये एक इनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है, अनडिस्प्यूटेबल। और कार्बन डाइऑक्साइड को हमने बचपन से ही पढ़ा है कि ग्रीन हाउस गैस है, जिसके कारण वातावरण की गर्मी बढ़ती है। वो गर्मी इतनी बढ़ गई है पिछले 1750 से लेके अभी तक में 1.5 डिग्री का राइज हो गया है इन टेम्परेचर में, जिसके कारण आपको सारे प्रभाव दिखेंगे। और ये 1.5 डिग्री का राइज ही बहुत हद तक आपको मिलेगा इस पूरे में, जो बात कही गई कि ये जो दूसरी एक्सिस पूरी ले जाती है एटमॉस्फेयर की ओर, ग्लेशियर की ओर, स्पीशीज क्लस्टर की ओर। सबसे पहले आप ग्लेशियर पे आएंगे, उसके बाद आगे स्पीशीज के बारे में बात होगी। क्लियर है सभी को ये इतना यहाँ तक? प्लीज साथ साथ चलिएगा सभी लोग, अदरवाइज अगर कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो उसको मेंशन करिए। ठीक है संजना, बोलिए। Earth's glacier outside the polar ice sheets lost 408 बैकग्राउंड में किसके आ रहा है, प्लीज चेक करें। Earth's glacier outside the polar ice sheets lost 408 gigatons of mass in the 2025 hydrological year alone, the second highest annual loss on record. And the overwhelming majority of monitored Himalayan glaciers continue to show accelerating mass loss. तो इसमें यहाँ पर कह रहे हैं कि अर्थ के जो हमारे ग्लेशियर्स हैं, आइस कैप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपना आइस लूज कर रहे हैं, और उन्होंने पिछले साल ही सेकंड मोस्ट आइस लॉस फेस किया है। पिछले साल ही सेकंड हाईएस्ट जो लॉस हुआ है ईयरली आइस ग्लेशियर्स का या फिर आइस कैप्स का, वो पिछले साल की सेकंड हाईएस्ट सबसे ज़्यादा हुआ है। एंड इसमें कहा गया है कि हिमालयन ग्लेशियर्स हैं वो भी बहुत ही फास्ट वे में अपना आइस मास लूज कर रहे हैं। एंड ये जो हिमालय ग्लेशियर्स है, दीज ग्लेशियर्स ऑफन कॉल्ड द थर्ड पोल, जैसे हमारे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इनमें हमारे आइस ग्लेशियर्स मेजरली होते हैं, तो हिमालयस को थर्ड पोल कहा गया है आइस ग्लेशियर्स का। फीड द रिवर्स दैट सप्लाई फ्रेश वाटर टू नियरली 2 बिलियन पीपल अक्रॉस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इसमें जो हमारे हिमालयस हैं, जो भी सारी हमारी नदियाँ बहती हैं हिमालय से, जैसे ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, ये हमारे नियरली 2 बिलियन पीपल, जो हमारी करंट पॉपुलेशन अभी चल रही होगी वो 8 बिलियन अराउंड है। तो ये कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 1/4 या 25% ऑफ होल पॉपुलेशन ऑफ अर्थ को ये फ्रेश वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं हिमालयस अक्रॉस साउथ एशिया या फिर ईस्ट एशिया। साउथ एशिया में जैसे हमारे इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, ये कंट्रीज आते हैं। डिपेंडिंग ऑन द वार्मिंग trajectory, 1/3 to 2/3 of remaining ice could vanish by the end of this century. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स, हमारा कंजम्पशन इतना ज़्यादा, इसमें कोई
रोक नहीं है, उस पर हम कुछ सोच नहीं रहे हैं कि हम उसे किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। एंड अगर हम लोग अपने रिसोर्सेज को इस तरह यूज़ करते गए तो क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और भी बढ़ेंगे, और इससे जो आइस ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, उससे सी लेवल बढ़ रहा है, जहाँ पर जो भी आइलैंड या फिर कोस्टल रीजन्स है वहाँ पर फ्लड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसमें कहा गया है कि वार्मिंग ट्रेजेक्टरी ऐसी चलती गई, अगर हम लोगों ने इस पे सोचा नहीं कि हम किस तरह से अपना कंजम्पशन कर रहे हैं, अपनी नीड से ज़्यादा भोग कर रहे हैं, तो 1/3 से 2/3 जो बाकी बची हुई आइस है वो तब तक ख़त्म हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। ठीक है कंचन, काफी अच्छा समझाया आपने। अब इसमें बात सारी कही गई है आउटसाइड द पोलर आइस शीट्स की, तो आप देख सकते हैं नॉर्थ साउथ पोल की बात नहीं की जा रही है, थर्ड पोल की बात की जा रही है जो हिमालयाज है, जिसका पूरा लेना देना किससे है? पूरा हिमालयन जो माउंटेन्स है उनका लेना देना इंडिया में जितना वाटर सप्लाई है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितना पानी की जरूरत है उससे है। और इसमें आप देख सकते हैं कि एक तर्क अभी जो पहले इंस्टिंक्टिवली हमारा उठ सकता था कि नहीं आप पेट्रोल जलाने से हमको क्यों रोक रहे हैं, आप क्यों कह सकते हैं कि नहीं तुम्हारी डिमांड है, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज आप खुद बताइए आपकी पेट्रोल की डिमांड ज्यादा है या पानी की? पानी की ज़्यादा है। पानी की ज्यादा है ना। तो ये कहा जा रहा है कि जिस ट्रेजेक्टरी को हम लगातार फॉलो करते हुए चल रहे हैं एक अनचेक्ड मैनर में, अगर वो वैसे ही चलता रहा तो अभी जो क्राइसिस हम पेट्रोल के लिए के लिए देख रहे हैं, आगे वो हम पानी के लिए देखेंगे। और इसका लेना देना हर इंडिविजुअल की चॉइसेस से है। अब स्पीशीज, ये तो एक बात हुई भारत में ही। अब इकोलॉजिकल एक्सेस पूरी चल रही है, इकोनॉमिक्स वाली हमने देख ली दिक्कत की थी। इसके बाद में इकोलॉजिकल एक्सेस जो आई उसमें पहले ग्लेशियर की बात बताई, अब अमित हमें बताएंगे कि बायोडायवर्सिटी का हमारे क्या हो रहा है। Species are being driven to extinction by fossil fuel combustion at rates that the climate scientists classify as the sixth mass extinction in the Earth's half billion year history। तो यहाँ बताया गया है कि जो स्पीसीज एक्सटेंशन हो रही है वो मेनली मतलब वो जैसे हम उसको रिलेट कर रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल को कंबसन कर रहे हैं, जिस रेट से हम कंबसन कर रहे हैं। और ये भी इससे भी इसको बताया गया है कि जो सिक्स मास एक्सटेंशन है आज तक के, अब तक जो 50 करोड़ साल अर्थ ने बिताए हैं, उसके बाद से जो सिक्स मास एक्सटेंशन है वो फॉसिल फ्यूल कंबसन और स्पीसीज के एक्सटेंशन से शुरू हो रही है। फिर आगे लिखा द फर्स्ट not by asteroid or volcanic event, but by the accumulated choices of one species running on the unexamined uh, desires। जो ऐसा मतलब पहली बार होने जा रहा है कि जो ये सिक्स मार्स एक्सटेंशन है किसी एस्टेरॉयड जैसे उल्का पिंड के गिरने की वजह से या वॉल्केनिक इवेंट की वजह से नहीं, बल्कि जो हमारी चॉइसेस हैं, जो अनएग्जामिन्ड चॉइसेस हैं। और ऐसा नहीं कोई बहुत सारी स्पेसीज इन्वॉल्व है, हमारी ही स्पेसीज ह्यूमन बींग जो कि अपने डिजायर्स अपने एक्यूमुलेशंस की वजह से ये सिक्स मार्च एक्सटेंशन एज अ दिख रहा है स्पेसिफिक एक्सटेंशन के तौर पर। India's own carbon dioxide emission grew by 4.6% in 2004, the highest rate among the major economies, and the country has contributed nearly third of global energy sector emission growth over the past decade। यहाँ पे एक डाटा दिया गया है कि अगर हम 2024 में देखें कि 2024 में कौन से देशों का सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन रहा है, तो उसमें जो सबसे पहला रैंक रहा है वो इंडिया का रहा है, क्योंकि उसमें जो सबसे ज्यादा इंक्रीज रहा है 2024 में वो इंडिया का रहा है। कितना इंक्रीज हुआ है? 4.6% 2024 में। और अगर हम कंपेयर करें तो चाइना में 2024 में 0.2% का इंक्रीमेंट हुआ था और यूएस में 0.6% का डिक्रीमेंट हुआ था।
और जबकि यूरोप में -3.8% का डिक्रीमेंट हुआ था। मतलब इंडिया में इंक्रीमेंट हुआ है 4.6% का, और चाइना में भी 0.2% का इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब बड़ा राइज किया है। जबकि यूएस और यूरोप की बात करें तो यूएस में जो है 0.6% का कमी हुई है, और यूरोप में 3.8% की कमी हुई है। और उसमें एक और डेटा दिया है गया कि यहाँ पे एक चीज मेंशन की गई है, ग्लोबल एनर्जी सेक्टर इमिशन। The country has contributed nearly a third of global energy sector emission growth over past decade। तो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर इमिशन क्या होता है? ये मतलब मेनली बेस्ड है एनर्जी डिमांड के ऊपर। और ये एनर्जी की डिमांड कब हाई होती है? जब हमारी जो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, पॉपुलेशन है, तो फ्यूल को या एनर्जी को हम कहीं से बना रहे हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उसके एक्सट्रैक्शन में जो CO2 इमिट हो रहा है और ग्रीन हाउस गैसेस इमिट हो रही हैं, और उस एनर्जी के यूज में जो CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस इमिट होंगी, उसको बोलते हैं ग्लोबल एनर्जी सेक्टर इमिशन। और जैसे फ्यूल, जैसे हम कोल गैस ले लेते हैं तो उसको हम पहले एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होता है, और जब हम मतलब उसको अमित, इसमें यूज इसको करते हैं थोड़ा क्रिस्प उसमें करो भी तुम। इमिट। ये कहो कि कुल मिलाकर के एमिशंस वाइज इंडिया का अच्छा खासा रोल है। और मतलब देश, जब आप देखोगे तो इंक्रीमेंट हमें दिखा है इंडिया में CO2 एमिशन में, और वो दो दो आंकड़े हम्म हमें ऐसा दिखा रहे हैं, है ना। हम्म। इंडिया एक बड़ा प्लेयर है उसमें, ठीक। हाँ हाँ। हाँ, आगे चलो। तो इसका जो ग्लोबल एनर्जी सेक्टर इमिशन जो रहा है इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट, वो टोटल ग्लोबल एनर्जी सेक्टर इमिशन का 1/3 रहा है, मतलब पिछले 10 सालों में। और इसका फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, द फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस रजिस्टर इन इंडिया ऑन जियोग्राफी, erratic monsoons, coastal flooding, heat waves, and now routinely exceed physiological survival threshold। तो हमें दिखता है कि इतना मतलब इमिशन का रेट इंक्रीज हुआ है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट इंक्रीज हुआ है। तो उसके जो फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेज दिखे हैं इंडिया में, वो क्या है? जैसे अगर हम बात करें तो इरेटिक मानसून, मतलब अनियमित मानसून हो गए हैं, कई जगह पे बारिश हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा हो जा रही है। और कोस्टल फ्लडिंग, जैसे जो हमारे तटीय क्षेत्र के इलाके हैं, जैसे मुंबई हो गया, वहां पे जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है, और बाढ़ भी आने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। और जो हीट वेव है, यहाँ पे एक टर्म दिया गया है, फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रेशोल्ड। इसको समझते हैं क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी की एक मैक्सिमम हीट वेव को बियर करने की एक डेटा है, जिसको हम बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो इसमें क्या है कि जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है, ये मतलब एक्चुअल रियल वर्ल्ड सर्वाइवल थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, जिसके ऊपर अगर वेट बल्ब टेम्परेचर राइज करता है तो जो हमारे शरीर को कूलिंग मैकेनिज्म होती है, वो फिर कूल नहीं कर पाती है। मतलब हीट जो है बॉडी की, वो शरीर में ही रह जाती है। तो इस वजह से फिर हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्स नहीं करती, और अंदर ही मतलब इनर तरीके से डैमेज होती चली जाती है। तो अगर हम बात करें कि जो ग्लोबल सॉरी जो फिजियोलॉजिकल सर्वाइवल थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ हीट वेव थी, वो पहले 35 डिग्री सेल्सियस थी। पहले ये बस थ्योरेटिकल डाटा है, पर जो अब की रियल डाटा है वो 25.8 मिनिमम है, अप टू 31 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम इसका वेट बल्ब टेम्परेचर का रेंज है। Ordinary citizen has not been told that period petrol he burns connect him to the glacier thinning above the Gangotri, or to the flood that destroyed a farmer's crop 2 states away, or to the species leaving the biosphere at a rate with no parallel in recorded history। यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, पेट्रोल को यूज कर लेते हैं, कुछ भी फॉसिल फ्यूल हो इतनी आसानी से यूज कर लेते हैं, पर हम उसको कनेक्ट नहीं करते कि यार इसका इकोलॉजिकल कंसिक्वेंस क्या है। जैसे हम देखते हैं कि
जो जैसे हम फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, CO2 इमिट हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रही है। तो अब क्या हो रहा है, जो ग्लेशियर्स हैं, गंगोत्री ग्लेशियर्स, ये सब बहुत जल्दी से थिन हो रहे हैं। ग्लेशियर्स यहाँ पे एक वर्ड है। तो ग्लेशियर्स थिन होते जा रहे हैं, मतलब पिघलते जा रहे हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होगा, वैसे वैसे ग्लेशियर्स थिन होते जाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, जैसे कुछ इलाकों में बाढ़ भी आ सकती है, किसानों की फसल भी बर्बाद हो सकती है। जो में भी कनेक्टेड, जैसे कुछ गंगा रिवर है, अगर इसमें बाढ़ आएगी तो बहुत सारे स्टेट के फार्मर अफेक्ट होंगे, इवन सिटीज कई सारे उसके चपेट में आ सकती हैं। और जैसे जो स्पेसीज का जो अब एक्सटिंक्शन रेट है, जो हमारी स्पीसीज रह रही थी बायोस्फीयर में, उनका जो रेट है, मतलब जो एक्सटिंक्ट हो रही है रेट, ऐसा पहले कभी नहीं हिस्ट्री में रिकॉर्ड हुआ है कि उस रेट से स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो। The ecological newspaper and the economic newspaper are filed in a separate section। हमें समझते हैं कि इकोलॉजिकल न्यूज़पेपर और इकोनॉमिकल न्यूज़पेपर क्या है। तो इकोलॉजिकल न्यूज़पेपर जैसे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पर्यावरण बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड डेटाज है, रिसर्च है, फैक्ट्स है। और इकोनॉमिकल न्यूज़ क्या है, जैसे हम बोलते हैं ना, GDP इंक्रीज हो रही है, इंडस्ट्रीज हो रही है, भारत डेवलप कर रहा है, इकोनॉमी डेवलप कर रही है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो ये आती है इकोनॉमिकल न्यूज़। तो अगर हम देखें कि जो ये दोनों न्यूज़पेपर या डेटा जो दिखाए जाते हैं वो बिल्कुल सेपरेटली दिखाए जाते हैं। जैसे यहाँ आगे लिखा भी है, रीड बाय सेपरेट रीडर्स। जैसे जो हमारा इकोलॉजिकल न्यूज है, वो कोई क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो सकता है, या जो उस फील्ड में जा रहा है वही बस पढ़ता है। नॉर्मल लोग ट्राई भी नहीं करते कि हम एक बार पढ़ लेते हैं। और जो इकोनॉमिकल न्यूज है, जो भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी GDP होल्डर्स हैं, बस उन्हीं तक ही सीमित रह जाता है। और फिर एक थर्ड केस भी दिया है कि जो लोग मतलब ये दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनके भी माइंड में कहीं ना कहीं ये रहता है कि वो दोनों को अलग अलग मानते हैं, सेपरेट। जैसे यहाँ लिखा है कि रीड बाय सेपरेट रीडर्स एंड द प्रोसेस्ड इन सेपरेट मेंटल कंपार्टमेंट बाय फ्यू हु रीड बोथ। जो दोनों तरह की प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं या न्यूज को पढ़ते हैं, वो अपने माइंड में ये मान के चलते हैं कि ये अलग समस्या है और ये अलग समस्या है। और एक आगे भी बहुत अच्छी लाइन दी हुई है, द बिजनेस पेज एंड द साइंस पेज आर नॉट रिपोर्टिंग टू डिफरेंट स्टोरीज। जैसे हमारा जो बिजनेस पेज है वो हम इकोनॉमिकल न्यूज पेपर की तरह मान सकते हैं, और जो साइंस पेज है वो इकोलॉजिकल न्यूज की तरह मान सकते हैं। जैसे हमारा बिजनेस पेज में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोयले की खपत बढ़ गई, इस टाइप एग्जाम्पल नहीं, से, अमित, या आगे बढ़ो, आगे टाइम नहीं है हमारे पास, तेज करो। जी वो, जैसे बिजनेस पेज में क्या है, जैसे कोयले की खपत बढ़ गई, और साइंस पेज का जैसे CO2 कार्बन एमिशन इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो हम ये जो दोनों रिलेशन देख पा रहे हैं, एक तरफ की कोयले की खपत बढ़ रही है, GDP बढ़ रही है, और एक साइड CO2 भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ये दोनों कोई अलग अलग स्टोरीज नहीं है, सेम ही स्टोरीज है। यहाँ पे आगे लिखा भी हुआ है, दे आर रिपोर्टिंग द सेम स्टोरी इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड नाइदर हैज बीन रीड केयरफुली एनफ। अगर हम ध्यान से या समझ के नहीं पढ़ेंगे तो फिर मिस हो जाएंगे, चीजें रिलेट नहीं कर पाएंगे फिर। So what fuels the consumption? एक्चुअली में कंजप्शन किस वजह से होता एक है? एक मिनट रुकूंगा आपको, अभी तक का सबको क्लियर होके चल रहा है? बिल्कुल इसको इंटीग्रेट करके चलिए तो बात समझ में आएगी। पहले हमने देखा कि एक एनर्जी क्राइसिस दिख रहा था, उसके बाद बात आई कि एनर्जी क्राइसिस तो है, पर इसको इंडिविजुअल चॉइसेस से जरा जोड़ के देखते हैं। दो एक्सिस है जहाँ पे इसके इम्प्लीकेशन दिखते हैं। पहली एक्सिस है अ, हमारी इकोनॉमिकल, जिसमें हमें दिख रहा है कि हम ऑलरेडी एक स्ट्रक्चरल लाइबिलिटी में बिलोंग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आता है इकोलॉजिकल बर्डन, जो दिख रहा है कि लगातार CO2 एमिशन से न ग्लेशियर बच रहे हैं, न स्पीशीज बच रही हैं, तो हमारे लिए पानी के रिसोर्सेज नहीं है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारे पे भी खतरा है और बाकी किसी स्पीशीज के लिए अच्छा नहीं है। ये मोटे तौर पे हमें बात समझ में आई। और फिर हम देख रहे हैं कि इन खबरों को पढ़ा ऐसे जाता है जैसे दो अलग अलग सेक्शंस को बिलोंग कर रही हैं, जबकि इनका अभी अभी की ही चर्चा से हमें समझ में आया होगा कि काफी रिलेटेड है। तो यहां तक हमें दिख गया कि समस्या इतनी तीन चार तरफ की नहीं बल्कि एक है। अब वो कंजम्पशन इतना फ्यूल हो क्यों रहा है? क्या सारी बात नीड की है या कुछ और बात है? ये आगे का हिस्सा बताएगा।
एंड आई होप कि अगर थोड़ा सा मीट खींचती है तो बात इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप रुकेंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि आप जहां भी जा रहे होंगे वहां ये बात कहीं आपसे और कही जाएगी। तो अगर समय हो तो थोड़ा दीजिएगा। चलिए। ओके, सो व्हाट फ्यूल्स द कंजप्शन? हमें कंजप्शन करने के लिए एक्चुअली में क्या प्रेरित करता है? सो द ऑब्वियस आंसर टू व्हाई फ्यूल कंजप्शन इज हाई is economic. A growing population with rising incomes wants more vehicles. यहाँ पे अगर हम इकोनॉमिक के बेसिस पे देखें तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे लिए एक नॉर्मल सा एक आंसर हम देंगे कि क्योंकि हमारी जो जितनी भी पॉपुलेशन है ओवरऑल, अगर पॉपुलेशन एक बढ़ती पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है और उसका इनकम भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ज्यादा व्हीकल्स खर्च चाहेगी, ज्यादा अप्लायंसेस चाहेगी और ज्यादा एयर कंडीशनड स्पेस चाहेगी और ट्रेन और बसेस की जगह पे उसे फ्लाइट में प्रेफर करने चाहेगी ट्रैवलिंग करना। तो ये हम एक इकोनॉमिक पर्पज से देख रहे हैं और ये कहीं हद तक एक्यूरेट भी है, पर ये इनफ नहीं है। इनकम एक्सप्लेन्स द कैपेसिटी टू कंज्यूम। अगर आपकी बढ़ती हुई इनकम है तो वो आपको ये तो बता सकती है कि आपकी कंज्यूम करने की क्षमता कितनी है, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन द कंपल्सन। पर वो आपको ये नहीं कभी बता पाएगी कि एग्जैक्टली आपको वो जो आप कंजप्शन कर रहे हो, जो आप खरीदारी करने जा रहे हो या जो पोजेशन आप ले रहे हो, वो एक्चुअल में ड्रिवन कहाँ से हो रही है। दीज आर डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों ही अलग अपने स्तर पे अलग अलग हैं। एंड अर्चना जी, आप एक मिनट, बताने से इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनकम बढ़ी तो हमें ये समझ में आता है कि हाँ आपकी कैपेसिटी बढ़ गई है, पर इनकम बढ़ जाने से आप खर्चने ज्यादा लग जाओ, ये कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। आप कर सकते हो पर आप कर जो रहे हो इसमें कोई कोई एलिमेंट है जो मिसिंग है। एंड दीज आर डिफरेंट थिंग्स, और जैसा कि पता है कि दोनों ही अलग चीज हैं। जितना हमारी कैपेसिटी है या हम जितना करना चाहिए हमें, ये दोनों में ही अंतर है। कॉन्फ्लिक्टिंग दैट प्रोड्यूसेस रिकमेंडेशन दैट एड्रेसेस द फर्स्ट while leaving the second entirely untouched। जैसा कि अभी हमारी सरकार ने जिस तरीके से हमें रिकमेंडेशन दिया कि आप इतना खर्च करिए, बट उसका हमें जो दूसरा जो एंटायरली कि हमें एग्जैक्टली खर्च करना कितना चाहिए ये हमें कैसे पता हो, इस चीज को हम बिल्कुल अनटच कर देते हैं, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। इसको ऐसे भी देखिए और इस तरीके से भी देखिए कि जब भी रिकमेंडेशंस आएंगी, माने कि चाहे इकोनॉमिस्ट कुछ बताएंगे, कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी, तो वो सारा कुछ इस बात को ध्यान में रखते होगा कि जैसे जैसे किसी देश का इनकम बढ़ेगा उसको इतना 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 खर्च करना चाहिए। वो रिकमेंडेशन ही ऐसी बन जाएगी जब हम इन दो चीजों को कन्फ्लेट कर देंगे कि इनकम आते ही कंजम्पशन बढ़ना ही चाहिए। इनकम आने पे कंजम्पशन, खर्च कर पाने की कैपेसिटी बढ़ना बिल्कुल पक्का तथ्य है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। पर इनकम आने पे कंजम्पशन हो ही हो, खर्चा ही जाए, ये बात सही नहीं है। और जब भी हम इनको मिला देते हैं तो हम ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं, हम ऐसा जीडीपी प्रोजेक्शन करते हैं, हम ऐसे डेवलपमेंट के मॉडल बनाते हैं जो फिर हमारी इकोनॉमी को ही बर्डन में डाल रहे हैं और इकोलॉजी को ही बर्डन में डाल रहे हैं। India has now overtaken China as the world's largest single driver of global oil demand growth, with crude oil imports reaching a record of 4.84 million लिख दो barrels भाई, per लिख दो, day तुम चैट पे लिख दो जो भी कह रहे हो। अमित कंटिन्यू करो। per day in 2024 and on track to break that record again। यहाँ पे दिखाया गया कि जो हमारा ऑयल का डिमांड था वो इंडिया का चाइना से भी ज्यादा हो गया है। वो कितना हो गया है कि 4.84 मिलियन बैरल पर डे की रिक्वायरमेंट है इंडिया को, ये कहीं ज्यादा है चाइना से। यहाँ पे लिखा है कि एंड ट्रैक टू ब्रेक दैट रिकॉर्ड अगेन, और ये आगे भी ऐसा होगा कि मतलब इंडिया का ग्लोबल ऑयल डिमांड बढ़ता ही रहेगा। द कंट्री रजिस्टर्ड व्हीकल ये कौन फ्लीट ज्वाइन कर रहा है भाई? which stood at 326 million in 2020 is now approaching 400 million with no sign of curve flattening। अगर हम बात करें कि जो व्हीकल मतलब जो रजिस्टर्ड व्हीकल थे वो 2020 में लगभग 326 मिलियन थे, पर अब क्या है 2020 में 326 मिलियन थे, पर अब क्या है करंट सिचुएशन 400 मिलियन तक हो गए हैं। और ये जो डेटा इलेवेशन हम देख रहे हैं ये
कोई मतलब एक कर्व हम ड्रॉ करेंगे तो वो ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब कि वर्टिकल ही जाएगी। The demand projection continues steeply upward through to 2040, with almost no scenario in which voluntary restraint play a meaningful role in flattening the curve, because voluntary strain has no psychological grounding in the current citizen. अगर हम जो इक्वेशन 2020 से 2026 तक देख रहे हैं, अब ऐसा है कि 2040 तक आते आते ये जो कर्व था हमारा ग्राफ, ये बहुत ही वर्टिकली स्टीपली मतलब और ज्यादा वर्टिकल हो जाएगा। और ऐसा कहीं भी नहीं देख रहा है कि लोग अपने स्वेच्छा के अनुसार इस कर्व को डाउन कर पाए। ऐसा तो मतलब होने से रहा, क्योंकि तो ये डेटा खुद शो कर रहा है कि इतना ज्यादा स्टीपली कर्व जा रहा है। यहाँ पे लिखा गया कि वॉलंटरी रिस्ट्रेन हैज नो साइकोलॉजिकल ग्राउंडिंग इन दी करेंट सिटीजन। मतलब ये बोला जा रहा है कि स्वेच्छा से लोग ऐसा नहीं हो सकता। स्वेच्छा से जो लोग चाहते हैं कि हम लोग कहते हैं कि अब लोगों को समझ में आएगा तो हो जाएगा, पर वैसा नहीं है। वैसा क्यों नहीं है, यहाँ पे रीजन दिया गया कि जो साइकोलॉजिकल ग्राउंडिंग है वो एक्चुअली मतलब वहाँ पे वीक पॉइंट है। जैसे अब कोई किसी के पास एक कार है तो उसको दूसरी कार चाहिए, किसी के पास छोटी कार है तो बड़ी कार चाहिए, किसी के पास बड़ी कार तो उसको एसयूवी चाहिए। इसको बोल रहे हैं साइकोलॉजिकल ग्राउंडिंग, या फिर जो हमारा सेंटर है कि हमें भागते दौड़ते रहते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, उसकी बात यहाँ हो रही है। तो इसमें एक और भी है रघुवंश, कि गवर्नमेंट फाइंड इटसेल्फ मेकिंग ये अपील्स अगर प्रिसाइजली अगर उल्टे सीधे मैसेजेस आ रहे हो तो उनको रिमूव कर दो। and find itself making appeals precisely because that ground is absent। तो यहाँ पे जो लिखा गया था कि साइकोलॉजिकल ग्राउंड अगर नहीं है तो फिर गवर्नमेंट को भी रहता है कि अपील करे लोगों तक जा जाके। तो ये चीज यहाँ दिखाया गया है कि अगर साइकोलॉजिकल ग्राउंड ही अगर गड़बड़ है तो फिर गवर्नमेंट भी क्या ही करेगी, वो भी अपील ही करेगी। और नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे जो एक डेटा था कि 4.84 मिलियन बैरल पर डे यूज हो रहा है, उसको हम कैसे एज्यूम कर सकते हैं। जैसे कोई एक ऑयल लोडर एक ट्रेन है, उसमें 11,000 तक इतना बोगियां अमित हैं। डिटेल मत करो, नहीं तो भी बाकी पैराग्राफ्स रह जाएंगे। अच्छा। इसमें तुमको जो जिस्ट निकल के आ रहा है वो समझाओ कि हर डेटा, इसमें तीनों जो स्टैट्स हैं वो बेसिकली ये दिखाना चाह हम्म। रहे हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे जैसे जैसे इनकम राइज कर रही है आदमी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है। तो जो पहली मेन बात हम्म। कही गई थी कि इनकम बढ़ने पे कैपेसिटी तो बढ़ती है पर जरूरत कंपल्सिवली स्पेंड हो ये तो कहीं से नहीं तय होता। पर भारत का डेटा यही दिखा रहा है कि 2040 तक एक स्टीप कर्व है जो जो ये चीज दिखा रहा है कि जब तक कोई वॉलंटरी रेस्ट्रेंट न लगाया जाए तब तक नहीं रुकेगा। और वॉलंटरी रेस्ट्रेंट लगता नहीं दिख रहा है क्योंकि इंडिया की साइकोलॉजी ऐसी है, इंडियंस की साइकोलॉजी ऐसी है।